सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 30। रात किसी तरह से कट ही गई। किरण को एक पल को भी नींद नहीं आई। बस मन किसी दर्द के गहरे में डूबता चला गया। आंख खुलते ही फिर वह प्यारी सी लड़की ठीक उसकी नजरों के सामने थी, जिसने इस वक्त कामदार भारी सी साड़ी पहन रखी थी। उसे देखकर तो कोई भी बता सकता था कि उसकी शादी अभी हाल में ही हुई है। उसके हाथों की भरी भरी चूड़ियाँ, हथेली में गाढ़ी रची मेहंदी और चेहरे पर का नूर साफ साफ जता रहा था उसके नवविवाहित हुए जीवन को। और एक तरफ उसकी स्थिति, न हाथों में मेहंदी ही रची रह गई थी, न चेहरे पे कोई नूर, बस शेष रह गया था एक अनकहा दर्द। वह लड़की अब किरण के पास आती, उसका चेहरा ध्यान से देखती हुई कहती है, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक तो है ना? किरण बस हामी में हल्के से सर हिला देती है। इस पर वह लड़की भरपूर मुस्कान से मुस्कुरा दी। मैं पगफेरे के लिए आई थी, आज मेरी विदाई है, वह शर्माती हुई कहती रही। अभी मेरी शादी को 10 दिन ही हुए हैं। आज मेरे पति मुझे लेने आने वाले हैं। अच्छा, आपकी शादी को कितना समय हुआ है? वह किरण की मांग की ओर देखती रही। किरण की आंखों में आंसू बह निकले। अरे, आप तो रो रही हैं। क्या हुआ? आपको भी अपने घर की याद आ रही है? तो बताइए ना, कहाँ है वे लोग? मेरे भैया आपको वहीं छोड़ आएंगे। वे किरण का चेहरा गौर से देख रही थी, जबकि किरण निगाह नीचे किए भरसक अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती रही। अरे छुटकी, बता दो नमक का डिब्बा कहाँ रखा है? तब से नहीं मिल रहा, मसालदानी भी भरनी है। अचानक कमरे में किसी पुरुष की आवाज प्रवेश करती है, जिससे उन दोनों का ध्यान उनकी ओर उठ जाता है। ओहो भैया, अभी तो निकाल कर आई थी, वह ठसक कर हंसती हुई कहती है तो कमरे के बाहर से उनके पिता की आवाज सुनाई देती है। अरे राजवीर, अब तो अपनी बहन को परेशान करना छोड़, कल को क्या उसको ससुराल फोन करके पूछेगा नमक हल्दी? इस बात पर वह लड़की जहाँ शर्मा उठी, वहीं पिता पुत्र हंस रहे थे और किरण के चेहरे पे आश्चर्य के भाव थे। वह जानती थी ना, और शायद ये चेहरा भी, ये महज संयोग था कि राजवीर ने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर उसने तो दादाजी को उसके साथ जाते देखा था। ये क्या नियति होने वाली है? वह अरुण के ड्राइवर के घर पर थी और ये वही मसीहा था जिसने उसे बचाया। तो अब आखिर ईश्वर करना क्या चाहते हैं उसके साथ? एक पल में जिससे दूर किया, धीरे धीरे उसी के पास ले जाने की आखिर ये कैसी नियति है? किरण अवाक उसकी ओर देख रही, जिस पर वह लड़की कहती है, ये मेरे भैया राजवीर है, इन्हीं आपको कल रात सोली जाते समय मिली थी। किरण अब फिर से अपनी नजर नीची कर लेती है, मानो खुद को वक्त के हवाले कर रही हो। तुम थी कहाँ? अब तक तो पैसे तुम्हें जमा कर देने चाहिए थे ना? रूबी के सामने बैठा डॉक्टर थोड़ी तेजी से अपनी बात कहता है, पर रूबी पर जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ। वह उसी निस्तेज भाव से उनके सामने बैठी रही, जैसे डॉक्टर उसकी मानसिक हालत समझ रहे थे। इसलिए आपकी गहरी सहानुभूति के साथ आके कहते हैं, बात को समझो रूबी, ये हॉस्पिटल चैरिटेबल है, लेकिन जब तक बाकी पैसे जमा नहीं होंगे तब तक चैरिटी भी नहीं होगी। अभी मैं बस बड़ी मुश्किल से 1 लाख तक ही जुटा पाई हूँ डॉक्टर, क्या बाकी के लिए मुझे थोड़ी और मोहलत मिल सकती है? रूबी, अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं फीस ना लेकर कुछ एडजस्ट कर देता, पर कीमोथेरेपी का खर्च, दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेक्नीशियन का खर्च, सबको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? तुम समझो इस बात को। मैं बस आज रात तक और का समझाई दे रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारी माँ की स्थिति काफ़ी अनस्टेबल हो रही है। ये सुनते ही रूबी की घबराहट आंसू के रूप में आंखों के कोरों से बह जाती है। डॉक्टर आंखों से उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, पर रूबी वहाँ नहीं रुकती और तुरंत ही बाहर निकल जाती है। इस वक्त उसके दिमाग में बाकी के पैसे जुटाने की कश्मकश चल रही थी। पिछले 7 सालों से अपनी माँ के इलाज के लिए लगातार पैसे जुटा रही थी। घर का सब बेच कर भी अब उसके लिए अग्रिम राशि जुटाना मुश्किल हो गया था। ये सोचती सोचती वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। आकाश पर स्टेला की दी हुई मोहलत का असर था। मैंने दुबई में इन्वेस्टमेंट पर अपने पिता को राजी कर पाया और ना खुद से उसे ये कुछ सूझ रहा था। इससे बुरी तरह से खींचा हुआ था, जिसकी ठसक वह बार बार दूसरों पर निकाल दे रहा था। अभी अभी अपने कर्मचारी को बुरी तरह से लगता था, वह ऑफिस से निकल रहा था।
दीपांकर की ओर बिना देखे वह बेहद तल्खी से कहने लगा, मैं अभी होटल में रहूंगा और बहुत ज़रूरी होने पे ही कॉल करना, बहुत ज़रूरी, समझे ना। और हाँ, एनी को बुलाओ। सर लेकिन वो छुट्टी पर है, दीपांकर धीरे से कहता है। इस पर और बुरी तरह से खींचता हुआ आकाश उस पर गरजा, मैंने कहा बुलाओ उसे तो बुलाओ, समझे। कहता हुआ ड्राइवर द्वारा कार का पिछला दरवाज़ा खोलने पर वह उसमें बैठ जाता है। कार के वहां से जाते दीपांकर एक गहरी सांस हवा में यूं छोड़ता है जैसे उसे देर तक अपने अंदर कैद करके रखा हो। वह माथे का पसीना पोंछते वह वापस ऑफिस के अंदर चल देता है। दीपांकर अभी अपनी चेयर तक आया ही था कि रूबी बे टाइम अपनी ओर आता देख कुछ कहने ही वाला था, पर रूबी उससे पहले ही कह उठी, दीपांकर से मुझे कुछ रुपयों की सख्त ज़रूरत है, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। रूबी दीपांकर के ठीक सामने थी और उसकी आंखें गिड़गिड़ा रही थी। इस पर वे बेहद शांत लहजे में कहता है, पहले तुम एक काम करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसे तुम आकाश सर तक पहुंचा दो और लगे हाथ अपनी प्रॉब्लम भी उन्हें बता देना। लेकिन तो ऑफिस में नहीं है। हाँ, अभी वे किसी काम से होटल में गए, मेरे ख्याल से तुम भी वहीं चली जाओ। रूबी धीरे से हामी भरती है और उसके बाद इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। राजवीर की बहन अपनी विदाई की पूरी तैयारी में थी और राजवीर को जाते देख पूछती है, भैया आप नहीं रुकोगे। इससे पहले कि राजवीर कुछ कहता उसके पिता रामानंद जल्दी से कह उठे, राजवीर को ज़रूरी जाना है बेटी, पर मैं तो रुका हूँ ना, नमाज जी ट्रैफिक में फंसे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे, फिर तुम्हें विदा करके मैं भी ड्यूटी में चला जाऊँगा। पापा क्या आज और मैं नहीं रुक सकती। वह लाड से अपने पिता के कंधे से लगती ही पूछती। वे स्नेह से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन तो मेरा भी कहाँ भरा है, पर आज पगफेरे के लिए सबसे अच्छा दिन है। आज के शुभ दिन तुम्हारा अपने ससुराल में गृह प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है, समझी ना। वह मुस्कुरा देती है। तभी किरण जिसे अपनी साड़ी देकर उसने नहाने भेजा था, वह संकुचाती हुई उनके सामने खड़ी होती है। आओ बेटी आओ, अरे राजवीर नाश्ता लेकर। राजवीर अपने पिता की बात पर तुरंत किचन चला जाता है तो उसकी बहन किरण के पास आकर बैठती उसका हाल लेने लगती है। फिर अपने पिता की ओर देखती हुई कहती है, पापा मैं चली जाऊंगी तो यहाँ अकेली कैसे रहेगी ये सुनते किरण तुरंत बोलती, आप मेरी चिंता न करें, आप सबने मेरे लिए जितना किया है मैं उसी की बहुत आभारी हूँ। अब मैं कहीं भी चली जाऊँगी। कहीं भी क्यों? नाश्ता लाते राजवीर उसके सामने रखता हुआ कहता है, आप भी मेरी बहन जैसी हैं, आपको इस तरह अकेला नहीं जाने देंगे। आपको अपने घर परिवार के बारे में कुछ तो याद होगा, बता दीजिए, मैं वहीं ले चलूँगा आपको। इस पर किरण क्या कहती, पता तो बता देती, पर अपने इस परिचय के साथ कैसे उनके सामने जाती और किस तरह खुद को निर्दोष बताती, ये सोचती वह सर नीचा के आंसू बहाने लगती। अरे बेटी दुखी मत हो, अब की रमानंद कहते हैं, तुम्हारी याददाश्त चली गई तो क्या, हम तुम्हें इस तरह भटकने नहीं छोड़ सकते। तुम देखने में भले घर की लगती हो, तुम्हारे परिवार वाले जरूर तुम्हारी चिंता करते हैं। फिर अब क्या करेंगे पापा? राजवीर की बहन जल्दी से पूछती है। मैंने सोच लिया है, बड़ी मालकिन है, उनके पास ले चलूँगा, वे ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। किरण अवाक अब उनकी तरफ देखती है। उनके अचरज को उसका डर समझते हुए रमानंद आगे कहते हैं, अरे घबराओ नहीं बेटी, वहाँ मैं तुम्हें ले जाने की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा परिवार है, वही है हमारी मालकिन भूमि दीवान, बहुत बड़ी महिला है, और उनके पास ले जाने की बात कर रहा हूँ वे ज़रूर तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। मैं और मेरा बेटा उसी परिवार के लिए काम करते हैं। हाँ सही है पिताजी, बहन अब निश्चित हो गया, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच रही हो, राजवीर जल्दी से कहता है। इसके आगे किरण से कोई बोल ना फूटा। उसे तो समय की नियति समझ ही नहीं आ रही थी कि आने वाला वक्त आकर उसे कराना क्या चाहता है। रामानंद उसकी खामोशी को उसकी स्वीकृति मानते हुए आगे कहते, राजवीर ऐसा करो, तुम ही लेकर जाओ अपने साथ, मुझे तो घर से निकलने में देर हो जाएगी। ठीक है पिताजी। छुटकी तुम इन्हें नाश्ता कराकर बाहर ले आओ, तब तक मैं कार साफ करता हूँ। कहता हुआ राजवीर बाहर निकलने लगता है। वक्त ने किरण को ज़्यादा कुछ सोचने और न करने को छोड़ा था, बस जो हो रहा था उसी का उसे सामना करना था। वह भी चुपचाप 2 चार और खाकर जाने को तैयार हो गई। बाहर निकलते निकलते वह लड़की किरण को दिलासा देती रही, आप अब कुछ ज़्यादा मत सोचो,
वे घर सच में बहुत अच्छा है। भूमि मालकिन आपकी ज़रूर मदद करेंगी। वे कई तरह से सहायता समूह और संस्था चलाती है। अब उस घर में बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। इस पर किरण पलट कर हाथ प्रवृत्ता से उनकी ओर देखती है, जिससे वे अपनी बात आगे कहती रही। वो छोटे मालिक है ना, उनकी पत्नी, अब क्या कहूँ, कुछ लोग दुनिया में कितने बुरे होते हैं। वे पता नहीं क्यों उन्हें छोड़ गए, क्योंकि छोटे मालिक तो बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी के समय तो उन्होंने हमारी व्यक्तिगत मदद भी की। तो खैर छोड़ो, मैं भी ना उन्हें दुख देकर कहीं खुशी से हो गई। नहीं, किरण की हलक से दर्द भरी आह निकल गई। अरे आप क्यों परेशान होती हो? बुरे लोगों संग बुरा होता है, अच्छे लोगों संग हमेशा ईश्वर है। आपको भी देखना अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। वे अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे ढेर सांत्वना देती है। इस वक्त किरण के मन में जो गुजर रहा था वे बस उसे ही खबर थी। उसकी खामोशी भी उसके लिए उतनी ही घातक थी जितना उसका परिचय। उसे नहीं पता कि आगे उसे क्या करना है। वह तो खुद को बस समय के हवाले कर चुकी थी। वह बाहर आ गई थी और इसकी आंखों के सामने अरुण की चमकती सफेद कार थी। कैसे भूलती, आखिर दूर से ही उसने इस दुनिया को देखा था। आज के सच में उसका भी पगफेरा होने जा रहा था। राजवीर उसे पीछे की सीट पर बैठाकर स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठता कार दीवान मेंशन की ओर ले जाता है। रूबी जिस समय होटल में आकाश के स्वीट रूम में आई, तब आकाश बाथरोब पहने बेहद सुकून से आराम कुर्सी पर अर्थ लेटा था और उसके ठीक पीछे खड़ी एक लड़की उसके बालों पर हौले हौले उंगलियां फेरती मसाज दे रही थी, जबकि सामने की कुर्सी पर झुकी अन्य लड़की उसके लिए कॉकटेल बना रही थी। उस वक्त माहौल के हिसाब से उन दोनों लड़कियों ने कुछ ज्यादा ही चुस्त कपड़े पहने थे, जिससे उनकी देह का उभार जरूरत से ज्यादा ही स्पष्ट हो रहा था। ये देख रूबी संकोच से आंखें झुकाए उसके काफी दूर खड़ी थी। आकाश उसे भरपूर नजर से देखता, होठों को विस्तार देता हुआ कहता है, कम रूबी, जॉइन मी। सर, ये फाइल जो दीपांकर सर ने आपके लिए भेजी थी। वे अभी भी नजरें झुकाए हुए कह रही थी, पुट इट साइड। आकाश कहते हुए उसे मेज के कोने में उस फाइल को रख देती और कोई वक्त होता तो वे तुरंत ही वहां से चली जाती, पर अपने हालात के हाथों मजबूर इसके कदम जबरन उसे वहीं रोके गए। उसे किसी भी कीमत पर आज एक लाख जुटाने ही थे। अचानक दरवाजे के बंद होने की आहट से रूबी झट से अपनी चेतना से वापस आती, आकाश की ओर और फिर कमरे को वक्र दृष्टि से देखती है। अब आकाश और उसके अलावा कोई नहीं था कमरे में। शायद वह लड़कियां ही कमरे से बाहर चली गई। डर रूबी पर हावी होने लगा। फिर भी कोई उम्मीद का कतरा था जो उसे वहां खड़े रखेगा। वे धीरे से फिर नजरें नीचे किए कहती है, सर, आई डेस्परेटली नीड अ 1 लाख। किसी तरह हिम्मत करती हुई रूबी कहती हुई पल तक खामोश रहकर आकाश की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। पर जब आकाश कुछ नहीं कहता तो रूबी फिर उसी डरे लहजे में आगे कहती है, माय मदर नीड्स अर्जेंट कीमोथेरेपी। मैं फिर सर झुकाए झुकाए उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती रही। पर अगले ही पल आकाश की चुप्पी पर बिना उसकी ओर देखे वे फिर आगे कहते, सर, मैं ये पैसे लोन पर ले लूंगी और जल्दी ही चुका दूंगी। अचानक एक आहट उसका ध्यान सीधे आकाश की ओर ले जाता है, जो कैश नोट मेज पर रखते हुए कह रहा था, लो, और इन्हें लौटाने की कोई जरूरत भी नहीं। अचानक से रुपयों को पाते उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो जाए या डर जाए। आकाश आगे कहता है, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल मैं रख रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी जरूरत समझनी चाहिए। कहता हुआ आकाश रूबी के पास आ चुका था। उसके एक हाथ में अभी भी कॉकटेल का गिलास था तो दूसरे हाथ की उंगलियों को रूबी के कंधे पर रखे थे। रूबी तो जैसे जड़ हो चुका था। उस पर उसके दिमाग ने जैसे कोई भी प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया था। आकाश उसके कंधे से घुमाता अपनी उंगलियां उसके दूसरे कंधे में फिर पीठ पर फेरता हुआ कह रहा था, तुम क्या सोचती हो, ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पे मिली? वो एक ठसक भरी हंसी के साथ आगे कहता रहा, तुमसे कहीं ज्यादा क्वालिफिकेशन के साथ एंट्रीज आई थी। सोचो, उन सब में सिर्फ तुम्हारा चुनाव हुआ। क्यों? क्योंकि ये है तुम्हारी काबिलियत। अब उसकी उंगलियां रूबी के जिस्म के वहां पहुंच गई जहां छूते हुए जैसे होश में वापस आ गई और तुरंत उछलती उससे कई कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। वह घबराहट में बुरी तरह से गहरी गहरी
सांसें ले रही थी, जबकि आकाश अब गिलास खत्म करके उसकी ओर देखता हुआ थोड़ा सख्ती से कहता है, देखो मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं, तुम समय पर कर दोगी तो मेरा प्रॉमिस है मैं तुम्हारी सारी आर्थिक मदद कर दूंगा। तो क्या मैं इन रुपयों के लिए अपने जिस्म का सौदा कर दूँ? रूबी के अंदर से जैसे उसकी रूह पूछ उठी, तो क्या बुराई है इसमें? दुनिया में हर चीज बिकाऊ है और उसकी कीमत होती है और मैं वो कीमत अदा कर रहा हूँ ना। आप इतने बड़े आदमी, आपके पास सतह पैसा है जिससे आप दुनिया का हर सुख अपने लिए खरीद सकते हैं, पर आप भूल रहे हैं कि दुनिया की कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बिकाऊ नहीं होती। रूबी बिफरती हुई कह उठी। इस पर अचानक से आकाश तेज अट्टहास करता हुआ कहता है, दुनिया की हर एक चीज की अपनी कीमत होती है, बस उसे खरीदने वाला होना चाहिए। तुम बस अपनी कीमत 5 लाख 10 लाख मैं तुम्हारी कीमत पे तुम्हें खरीदने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे पहले दिन से पसंद आ गई थी और मुझे जो चीज़ पसंद आती है उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता हूँ। कहता हुआ आकाश एकदम से उसका जबड़ा अपनी पकड़ में ले लेता है, जिससे रूबी बुरी तरह से छटपटा उठती है। वे भरसक कोशिश में उसकी छटपटाहट में आकाश उसे पीछे की ओर धक्का देता छोड़ देता है, जिससे रूबी लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। आकाश आक्रोश में उसकी ओर देख रहा था, जबकि रूबी संभलती हुई सीधी खड़ी होती उसकी घूरती आंखों को पूरे गुस्से से देखती हुई चीखी, शरीर की तो कीमत लगा लेते हैं, पर उस शरीर की आत्मा की क्या कीमत लगाते हैं आप? बोलिए आकाश सर, क्या उसकी भी कोई कीमत लगा रखी है आपने? इतना भी मेरे सामने खड़ी होकर बोल पा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने सामने खड़े होने का मौका दिया, वरना तुम जैसी हजारों मेरे सामने बेचने को तैयार बैठी। बस ये मेरे दिल की बात है कि तुम पर आ गया, जिस पर तुम इतना नखरा दिखा रही हो। आकाश दांत पीसते हुए कहता है, दिल होता आपके पास तो किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाते आप। शट अप यू स्टूपिड गर्ल। हाँ सर, बेवकूफ़ी समझिए, नहीं करना अपने शरीर का सौदा, नहीं चाहती आपसे कोई मदद, नहीं चाहिए आपसे कोई मदद मुझे। रूबी बुरी तरह से भटक उठी थी, लेकिन आकाश के तेवर और भी आग उगल रहे थे। तुम ऐसा इसलिए बोल पा रही हो सकता है अभी भी कोई उम्मीद का कतरा होगा तुम्हारे पास, पर जैसे जैसे समय बीतेगा तुम खुद अपने को इस बाजार में बेचने आओगे। मेरी बात अच्छे से जानो, इस नगरी दुनिया में सब सौदा चलता है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तुम जहाँ जाओगी तुम्हारी कीमत और खरीदार बदल जाएंगे, पर लोगों की नजरें नहीं। आकाश बेहद आक्रोश से उसकी ओर देख रहा था, जो कि रूबी का हाव भाव बेहद थका हुआ हो चुका। वे अब कुछ न कहती, बस चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल जाती। वे नहीं देख पाई थी कि उसे बाहर आते देख आकाश की आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। रूबी अपनी दर्दीली आंखों को पोंछती रूम से बाहर निकलती, तभी आकाश फोन करके किसी को बुलाता है और उसके चंद समय में भी एनी सपाट भाव लिए उस कमरे में दाखिल होती है, जहाँ घायल शेर की तरह पीठ पर हाथ बांधे आकाश टहल रहा था। मैं कमिंग सर? एनी हिचकिचाती हुई पूछ रही थी। तभी आकाश उसकी ओर मुड़ता हुआ तेज आवाज में चीखा, तुम क्या समझती हो कि 2 दिन नया सीईओ आ गया तो तुम्हें मनमानी करने की आज़ादी मिल गई? पर ये मत भूलो, मैं हूँ आकाश तिवारी, जिसकी मर्जी के बिना यहाँ सुई भी नहीं होती। और तुमने सोच लिया कि तुम एक साइन से यहाँ के ड्रेस कोड बदल सकोगी? एनी आकाश के सामने खड़ी थी, मौन और बेबस, जबकि वे अपनी दिलचस्प नजरें उसके जिस्म में टहलाता हुआ लगातार कह रहा था, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे अपनी पसंद के खिलाफ जाने वाले लोग कतई नापसंद है। कहते कहते आकाश अब एनी के पास आ गया, जो भी चुपचाप खड़ी थी। वैसे भी खूबसूरती भी कोई छिपाने की चीज़ है क्या? कहता हुआ आकाश एनी की खुली बाह पर अपनी उंगलियां फेरता दूसरे हाथ से खुले दरवाजे को बंद कर देता है। वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा था, वैसे भी गैर कानूनी काम के लिए ऐसे अंधेरों की जरूरत होती है। केकड़ा भाई अपने साथी के साथ कुछ पेटियों को सुनिश्चित व्यक्ति को सौंप कर और उसके बदले में कई नोटों की गड्डियों को पाते हुए उसे एक छोटे सूटकेस में रखते वहां से निकल रहा था। वे कोई गंदी अंधेरी गली थी जिसमें वे सौदा तय हुआ था। केकड़ा भाई गैर कानूनी हथियारों की डिलीवरी करके अपने साथी कल्लन के साथ मजे में चलता हुआ वहां से निकल रहा था। आज ये मस्त दिन, चल आज रात का जश्न चांदनी जानवाने के पास करेंगे, कहता हुआ अपनी खुली जीप के पीछे सूटकेस रखता हुआ कल्लन को देखता है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था।
कलन के बैठते जो ही केकड़ा घूमकर उसके बगल की सीट पर बैठने जा रहा था, तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर गई। वह अचानक चौंकता हुआ पीछे की सीट की ओर झुकता हुआ चीखा, अब ये सूटकेस कहाँ गया? यही तो रखा था। कलन भी ड्राइविंग सीट से उछलकर पीछे झांकता है। दोनों बारी बारी से दूसरे का चेहरा देखते हैरान थे। आखिर पल भर को सूटकेस कहाँ जाएगा? हवा में ही ढेरों गालियां बकता केकड़ा फिर उस गली की ओर बढ़ रहा था कि कोई रोशनी देख वहीं रुक गया। वह ध्यान से देखता हुआ पाता है कि वह रोशनी किसी वाहन की थी, और जो अब बिल्कुल दोनों के सिवा कौन हो सकता था। वह सोचता हुआ उधर बढ़ ही रहा था कि एकाएक तेज रोशनी हो गई और स्पष्ट हो गया कि वह कोई बाइक थी। अब केकड़ा गुस्से में कपड़ा चपड़ा भींचे गाली देता उस अज्ञात को आवाज देता ही है कि बाइक स्टार्ट होते हवा की गति से ठीक उसके बगल में रुक गई। बाइक इतनी तेज थी कि केकड़ा उससे बचने के चक्कर में गिरता गिरता ही बचा। नोट संभालने से पहले खुद को तो संभालना सीख केकड़े, और हाँ, अपने चिंगारी को कह देना मैं बाकी का 50 भी जल्दी लेने आऊंगा। अगले ही पल नजर मिलते स्पष्ट हो गया कि वह सलगन था और इस समय उसी के पास केकड़ा का सूटकेस था। ये देख वह बुरी तरह से चिढ़ता हुआ बोला, तू अपन को नहीं जानता, अपन मुंह से बोटी छीनने वाले को ना कुत्ते की मौत मारता है। खुद को ही तो बोटी वाला कुत्ता बोल रहा है, तो मेरे जैसे चीते का क्या सामना करेगा? मैंने पहले ही कहा था, काम नहीं किया तो दुगना वसूलूंगा, और तेरी सड़ी शक्ल पर रहम खाते चल मूल पे ही माटवली कर लेते हैं। अब के जल्दी ही मिलूंगा, बाकी का 50 पेटी लेंगे, याद रखना। कहता हुआ सेल्वन झटके से बाइक का अगला पहिया उठाते हुए पीछे के पहिए से तेजी से वहां से निकल जाता है, और केकड़ा अपना सा मुंह लिए खड़ा रह जाता है। और उसके पीछे खड़ा कलन बोल उठता है, भाई तुम कोई तबला हो क्या जो चाहता तुम्हारी बजा के चल देता है? इस पर खार खाया केकड़ा बुरी तरह से फुकार होता है। छोड़ेगा अपन किसी को ना उस रईस साथे को, न इस सलवन के बच्चे को। वह किटकिटाता हुआ वो अंधेरे रास्ते को देखता रहा जहाँ से अभी भी सलवन गया था। आगे क्या होने को है? क्या राजवीर किरण को लेके विद्यमान मेंशन चला जाएगा? और क्या पहचान सकेंगे सभी किरण को? आगे क्या होगा अरुण और किरण की जिंदगी में? जानने के लिए जुड़े रहे इस कहानी से और सुनते रहें रोजाना नए नए पार्ट। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें।